2 अप्रैल 2026। जगह पश्चिम बंगाल का मालदा। नेशनल हाईवे 12 पर बिल्कुल अचानक से बांस और जलते हुए टायरों का बैरिकेड लग जाता है। एक गुस्से में आई भीड़ बीडीओ ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरे 9 घंटे तक बंधक बना लेती है। जब पुलिस आती है तो पथराव शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। ये आम लोग थे। टीचर, किसान, दुकानदार। ये वो नागरिक थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से अचानक बिना किसी चेतावनी थे गायब हो गए थे। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी मामले की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस दिन जमीन पर क्या हुआ था। इस पूरे अफरा तफरी, इस पूरे बवाल के पीछे ना एक ऐसी चीज थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सॉफ्टवेयर। जी हाँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था और अधिकारियों ने खुद ये बात मानी है कि उन्हें सॉफ्टवेयर की सटीकता का कोई अंदाजा नहीं था। अब सोचिए, सिर्फ एक तकनीक, एक एल्गोरिदम ने बिना किसी जमीनी जांच के रातों रात लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खतरे में डाल दिया। ये सच में हैरान करने वाला है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को समझना होगा। देखिए, 1952 से लेकर अब तक देश में लगभग 13 बार एसआईआर हो चुका है। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। इस प्रक्रिया ने एक बिल्कुल नई और बेहद कंफ्यूजिंग कैटेगरी बना दी, अंडर एजुकेशन, या आम भाषा में कहें तो सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध वोटर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि वोटर का नाम ना तो लिस्ट में पक्का हुआ और ना ही वहां से कटा, बस उन्हें बीच में ही अटकाकर छोड़ दिया गया। और ये सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा सेंसिटिव था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसने छोटी छोटी क्लरिकल मिस्टेक्स पर भी लोगों को सीधा सस्पेक्टेड घोषित कर दिया। जैसे अगर मोहम्मद की स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिखा हो या मोंदाल में ए की जगह ओ हो तो बस फ्लैग लग गया। यहां तक कि अगर पिता और पुत्र की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर दिखा तो उसे भी तुरंत एक बड़ी खामी मान लिया गया। मतलब सरकारी कागजातों में होने वाली आम गलतियों की इतनी बड़ी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी। लेकिन बात यहां छोटी मोटी गलतियों की नहीं है। एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 24 मार्च 2026 की शाम को इस सॉफ्टवेयर में एक इतना बड़ा ग्लिच आया, एक इतनी बड़ी खामी आई कि इसने एक ही झटके में पूरे पश्चिम बंगाल के लगभग सभी 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। खैर 2 घंटे बाद इसे तकनीकी खामी बताकर ठीक तो कर लिया गया, पर यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि बिना टेस्टिंग वाली तकनीक पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना अस्थिर और खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? अगर आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह डिलीट कर दिए गए, बिल्कुल साफ। और इसके अलावा लगभग 60 लाख और वोटर्स को उसी सस्पेक्टेड या अंडर एजुकेशन कैटेगरी में फंसाकर छोड़ दिया गया। अगर इसको थोड़ा सिंपल करके समझें तो बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर, जी हां, हर 6 में से 1 वोटर इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है। यह नंबर सच में बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि इस एल्गोरिदम का शिकार सिर्फ आम जनता हुई। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम शामिल थे जिनका सोचना भी मुश्किल है। कारगिल युद्ध के वेटरन मोहम्मद दुआल अली, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और यहां तक कि राज्य सरकार के 2 मंत्रियों तक के नाम इस सस्पेक्टेड लिस्ट में आ गए। जब ऐसे जाने माने चेहरे इसका शिकार हो सकते हैं तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना यानी सबसे अजीब बात क्या है पता है? जो बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ खुद जमीन पर उतरकर इस लिस्ट का सत्यापन कर रहे थे, उन्हीं के नाम इस सस्पेक्टेड वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। मतलब जो अधिकारी दूसरों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, वही लोग कल को अपना ही नाम जुड़वाने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। इससे ज्यादा अजीब क्या ही हो सकता है? अब यहाँ थोड़ा पीछे हटकर पूरे राजनीतिक माहौल को समझना जरूरी है। इस पूरी स्थिति के इर्द गिर्द 2 बड़े राजनीतिक आरोप घूम रहे हैं और हमें दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर ने बिना किसी ठोस वजह के लाखों वैलिड वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा आरोप यह है कि फॉर्म 6 का सहारा लेकर बाहरी राज्यों से भारी संख्या में अवैध वोटर्स को इस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। दोनों ही आरोप अपने आप में बेहद गंभीर हैं। इन अवैध वोटर्स को जोड़ने के आरोप में कुछ बहुत ही खास दावे किए गए हैं। राजनीतिक नेताओं का कहना है कि एक ही दिन में करीब 30,000 फॉर्म 6 जमा किए गए। नियमों के मुताबिक कोई भी एजेंट दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 फॉर्म ही जमा कर सकता है। लेकिन ग्राउंड से ऐसी वीडियो रिपोर्ट सामने आई हैं जहां एक-एक व्यक्ति 400-400 फॉर्म लेकर जा रहा है। ये तो सीधे सीधे कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नजर आता है।
इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच डेटा छिपाने का भी बड़ा मुद्दा उठा। जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिक की गई उसको इस तरह से रिलीज किया गया कि कोई आसानी से पढ़ ही ना सके। सोचिए, 1 MB की फाइल को खींचकर 228 MB का स्कैन किया हुआ PDF बना दिया गया। ना तो इसमें कुछ सर्च किया जा सकता था और ना ही कोई मशीन इसको पढ़ सकती थी। ऊपर से कैप्चा लगा दिया और कई एंट्रीज पर वाटरमार्क चिपका दिए। एक तरह से स्वतंत्र विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन बना दिया गया। जब खोजी पत्रकारों ने आगे आकर इस डेटा को खुद हाथों से मैन्युअली चेक किया तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले फिगर्स सामने आए। सिर्फ रानीनगर विधानसभा का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां जो हिंदू बहुल बूथ थे वहां सिर्फ 3% वोटर्स को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाला गया, लेकिन जो मुस्लिम बहुल बूथ थे वहां ये आंकड़ा सीधा 58% तक चला गया। सॉफ्टवेयर तो एक ही था, तो फिर डेमोग्राफी के आधार पर इतना बड़ा अंतर कैसे? ये फिगर्स अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। और ये पैटर्न सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं था। आइए कोलकाता पोर्ट इलाके के डेटा को देखते हैं। यहाँ की कुल मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट उठाकर देखें तो वहाँ 82% नाम इसी समुदाय से थे। ठीक इसी तरह के पैटर्न दूसरे इलाकों में भी मिले हैं। ये मीडिया डेटा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किसी खास समुदाय के लोगों को इस लिस्ट में उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा टारगेट किया गया है। देखिए, इस SIR प्रक्रिया का मूल उद्देश्य तो अवैध प्रवासियों की पहचान करना बताया गया था, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। पूरे राज्य में अनमैप्ड वोटर्स का औसत 4.3% था। मुस्लिम बहुल सीटों जैसे डोमकल में ये फिगर सबसे कम था, सिर्फ 0.42%। लेकिन सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर्स कहाँ मिले? मतुआ कम्युनिटी वाली सीटों पर। ये मुख्य रूप से दलित शरणार्थी हैं और यहाँ अनमैप्ड वोटर्स का आंकड़ा राज्य के औसत से दुगना यानी 9.47% पाया गया। अब ये सब चुनावों पर कितना असर डाल सकता है? बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 234। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 234 सीटें ऐसी हैं जहां इन प्रभावित या सस्पेक्टेड वोटर्स की संख्या पिछले लोकसभा चुनाव में जीत के मार्जिन से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये पूरी प्रक्रिया आने वाले चुनावों के आखिरी नतीजों को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखती है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से एक और दिलचस्प बात सामने आई है। इन सभी संदिग्ध मामलों में से लगभग 42% सिर्फ 3 जिलों में केंद्रित हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही 3 जिले हैं जहां 2021 के चुनावों में हार जीत का अंतर बहुत ही मामूली था, एकदम कांटे की टक्कर थी। ये डेटा पॉइंट साफ इशारा करता है कि इस पूरी प्रक्रिया की टाइमिंग और इसके भौगोलिक प्रभाव पर गहरी चर्चा होनी चाहिए। तो जिनके नाम कट गए हैं उनके पास रास्ता क्या बचता है? आधिकारिक तौर पर कुछ कदम तय किए गए हैं। पहला, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बूथ वाइज लिस्ट में अपना स्टेटस चेक करना। दूसरा, ECI पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपील करना। और तीसरा, SDM, SDO या DM ऑफिस जाकर ऑफलाइन अपील जमा करना। ये वो कदम हैं जो नागरिकों को उठाने की सलाह दी गई है ताकि वो आने वाले चुनाव से पहले अपने वोटिंग अधिकार वापस पा सकें। लेकिन ये अपील प्रोसेस जमीन पर एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन गया है। एक ऐसी आफत बन गया है जहां सब कुछ रुक सा गया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 27 लाख से ज्यादा वोटर्स को डिलीट किया गया। उनमें से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपीलें जमा भी कर दी। लेकिन क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ट्रिब्यूनल हियरिंग हुई अब तक? सिर्फ 2। जी हां, सिर्फ 2। ये साफ बताता है कि मौजूदा सिस्टम इतनी बड़ी तादाद में अपीलों को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आइए अब इन तमाम घटनाओं की टाइमलाइन को थोड़ा समेट लेते हैं। ये पूरा SIR प्रोसेस शुरू हुआ था नवंबर 2025 में। फिर फरवरी 2026 आते आते फाइनल वोटर लिस्ट छप गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ। मार्च 2026 में हमने वो 7 करोड़ वोटर्स वाली सॉफ्टवेयर खामी देखी और अब अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की वैधता और इसके असर पर एक बहुत ही अहम सुनवाई करने जा रहा है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या सिर्फ तकनीकी दक्षता पाने की होड़ में एक बिना टेस्ट किए गए सॉफ्टवेयर पर ऐसे आंख मूंद कर भरोसा करना उन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म नहीं कर रहा जिन्हें बचाने के लिए उस सिस्टम को लाया गया था? ये सिर्फ एक मशीन का फेलियर नहीं है, ये इस बात का सीधा उदाहरण है कि जब तकनीक और नागरिक अधिकार बिना सोचे समझे टकराते हैं तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। यह आने वाले वक्त के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है।